गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है शौर्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। और आज इतिहास की श्रृंखला के अंतर्गत हम दो रोचक पहलुओं की चर्चा करने वाले हैं। एक सैंधव अर्थव्यवस्था के संदर्भ में और दूसरा सैंधव तिथिक्रम निर्धारण के रूप में। एक टॉपिक एकदम कॉन्सेप्चुअल है और दूसरा टॉपिक जो है एकदम से फैक्चुअल है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इंडस इकोनॉमी के संदर्भ में। और एक बात मैं फिर कहूँगा कि जो इकोनॉमी का हमने सॉफ्टवेयर दिया था पहले क्लास में कि इतिहास को कैसे याद रखें, अगर तब वहाँ वो लेक्चर ना देखा हो कोई नया भी विद्यार्थी तो उस लेक्चर को एक बार और व्यू करे। वो सॉफ्टवेयर वहाँ हमने सिद्धांत बताया था, यहाँ हम आपको प्रैक्टिकल बताने जा रहे हैं। तो एक मिनट में आइए हम लोग पहले देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में हम लोगों का क्या स्वरूप होना चाहिए, कैसे हम लोग देखते हैं। तो हमने आपको बताया सबसे पहले हम लोग देखेंगे कृषि, देखेंगे विकास के कारक भी देखेंगे, स्वरूप भी देखेंगे। और जब कृषि अधिशेष हो जाता है, एग्रीकल्चरल सरप्लस हो जाता है, तो हम शिल्प एवं उद्योगों का उदय देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, उसके बाद देखेंगे व्यापार, देखेंगे व्यापार हम लोग देखेंगे आंतरिक एवं बाह्य, इंटरनल एवं एक्सटर्नल देखेंगे। और भुगतान संतुलन, जाहिर सी बात है यहाँ पे चर्चा करेंगे। और हम एक नई एंगल से भी देखेंगे कि इस अर्थव्यवस्था का नगरीकरण के स्वरूप पर क्या प्रभाव पड़ा। अर्थव्यवस्था एंड नगरीकरण, अर्बनाइजेशन, इन दोनों को रिलेट करने का प्रयास करेंगे। राइट, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, निश्चित रूप से सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास हुआ था वो सिंधु और उसकी सहायक नदी घाटियों के बीच में हुआ था। सहायक नदी जो घाटियां थीं वो अत्यधिक उपजाऊ थीं, इसलिए स्वाभाविक रूप से कृषि का विकास हुआ। राइट, यानी अगर हम सैंधव पुरातात्विक स्थलों की बात करें तो जो विभिन्न प्रकार के हमें अनाज प्राप्त हुए हैं उन अनाज की हम लोग चर्चा एक बार कर लें। 9 अनाज मिलते हैं, ये थोड़ा सा जरूर ध्यान में रखना चाहिए। 9 अनाज में कौन कौन से हैं? गेहूं है, जौ है, कपास है, जौ लिख गया भाई, इसको सही किया जाए सॉरी, कपास, धान, सरसों, चना, तिल, राइट, ज्वार, बाजरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। कपास लिख दिया गया। ये 9 प्रकार के आपको अनाज मिलेंगे। एक रोचक बात बताऊं, जो गेहूं की जो प्रजाति मिली है स्फेरिकम ट्रेप्टिकम, इसकी खासियत क्या है अगर आप देखोगे ना तो ये प्रजाति आज भी उस क्षेत्र में बोई जाती है। क्लियर? अब कुछ कॉन्सेप्चुअली और भी जानिए। अगर हम आपसे ये पूछें, हमने बताया भी है कि भारतीय सभ्यता की कौन सी देन है विश्व को जो फसल दिया, तो क्या आंसर हो जाएगा? कपास। क्योंकि पूरी दुनिया में कपास सबसे पहले हमारे यहाँ हुआ और नवपाषाण काल से चल रहा था। आज भी वो कपास आपको सिंधु घाटी सभ्यता में दिखाई देगा। राइट, अगर हम ये आपसे पूछें कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो फसलें हैं उसमें कौन सी फसल डोमिनेंट थी, डोमिनेंट का मतलब समझिए, जैसे आज के संदर्भ में अगर आप देखोगे तो राइस डोमिनेंट हमारा बिहेवियर है। उस समय जो था वो क्या था? गेहूं प्रधान अर्थव्यवस्था थी, या गेहूं प्रधान, व्हीट डोमिनेंट, गेहूं प्रधान कृषि थी।
व्हीट डोमिनेंट एग्रीकल्चर। अब आपकी बात बताएं, इसको रटने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि आप जानते हो कि जिस एरिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, आज भी उसका फूड पैटर्न देख लो। पंजाब, उत्तरी पश्चिमी प्रदेश, पाकिस्तान का पंजाब वाला पार्ट, अफगानिस्तान का पार्ट, आज भी व्हीट वहाँ खाया जाता है। तो वो निरंतरता जो है, जो कॉन्टिन्यूटी है, वो कॉन्टिन्यूटी अब भी क्या हुई है, यहाँ पर बनी हुई है, राइट। अब आते हैं कि कृषि के विकास में क्या कारण रहा होगा। पहला कारण तो हमने बताया कि सर एग्रीकल्चर का विकास का जो कारण था वो तो रहा ही होगा। और क्या कारण हो सकता है? क्या कोई तकनीकी प्रगति भी दिखाई देती है? क्या वो जुताई से परिचित थे कि नहीं? दो बातें हैं, दोनों पे जरा चर्चा कर लिया जाए। जुताई से परिचित होना, जुताई से परिचित थे? ऑफ कोर्स थे। क्यों? क्योंकि दो साक्ष्य मिले हैं। बड़ावली से हमें हल का साक्ष्य मिला है और कालीबंगा से, प्राक सिंधु संस्कृति से आप देखेंगे तो दो फसलों के, किसके किसके, सरसों और चना के खेत मिले हैं, के बुआई के साक्ष्य मिले और वहां पे जुताई का साक्ष्य मिला है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जुताई से परिचित थे, लेकिन लोकप्रिय नहीं थे, पॉपुलर नहीं था। क्यों नहीं लोकप्रिय रहे होंगे? दो कारण थे। अगर लोकप्रिय रहते तो अन्य पुरातात्विक स्थलों से भी जुते हुए खेत के साक्ष्य आपको प्राप्त हो जाते, राइट। इसके अतिरिक्त एक बात और भी बताऊं कि उस समय चूंकि लोहे की खोज नहीं थी, तांबे और कांस्य युगीन सभ्यता थी, तो जाहिर सी बात है तांबे और कांसे का जो प्रयोग है वो बहुत व्यापक जुताई में प्रयुक्त नहीं हो सकता था। इसलिए तकनीक में आप ये कह सकते हैं कि सर जुताई से तो परिचित थे, लेकिन लोकप्रिय रहा होगा, ये बात सही नहीं है। अब आपको बताऊं, जैसे ही एग्रीकल्चरल सरप्लस होता है वहां पे आपको शिल्पों का उदय दिखाई देगा, है ना, राइट। कि कौन कौन से शिल्प आपको दिखाई देते हैं। शिल्प एवं उद्योग की चर्चा करें। आपको बताऊं, अगर आप चर्चा करेंगे शिल्प और उद्योगों की, तो आपको जो पहला शिल्प और उद्योग आपको दिखाई देगा, निश्चित रूप से अगर आप कहें तो ईंट उद्योग दिखाई देगा। ब्रिक्स खूब प्रयुक्त हुई हैं तो ईंट उद्योग दिखाई देगा। प्रस्तर उद्योग दिखाई देगा, क्योंकि पत्थर की मूर्तियां बहुत जगहों से प्राप्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें, टेराकोटा की मूर्तियां भी आपको मिलेंगी, मृदभांड परंपराएं मिलेंगी, मृदभांड उद्योग दिखाई देगा। और इसके अतिरिक्त धातुओं की अगर हम चर्चा करें, धातुओं के उद्योगों की, तो आप जानते हैं कि सबसे पहली प्रयुक्त धातु आपको मिलेगी, तांबा मिलेगी, तांबा से परिचित थे। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो कांसा और टिन से भी थे, है ना। तांबे से परिचित थे, कांसे से थे और पीतल से थे। क्लियर है? सोना, चांदी, क्या ज्ञान नहीं था? लोहे का ज्ञान नहीं था। अब एक बात ध्यान में रखने की जरूरत है, ये आपको पुरातात्विक स्थलों से साक्ष्य मिले हैं, उसके आधार पर ये बता रहे हैं, अर्थव्यवस्था की संरचना कर रहे हैं। अगर किसी जगह पे कांसा और पीतल मिल रहा है तो आप ये जानते रहिए कि धातुओं के मिश्रण की, मिक्सिंग ऑफ द मेटल्स, इससे वो परिचित थे कि नहीं थे? जरूर थे। क्यों? क्योंकि कांसा कैसे बनेगा कि जब आप तांबा में टिन मिला देंगे तब कांसा मिलेगा, और अगर तांबा में आपने जस्ता मिला दिया तो मिलेगा आपको पीतल। जस्ता बनाया तो वो बनेगा पीतल। तो निष्कर्ष ऐसे निकाले जाते हैं कि इन धातुओं से वो परिचित तो थे ही,
साथ ही साथ धातुओं को एक दूसरे से मिलाने की प्रक्रिया से भी परिचित थे, तभी तो वो मिक्स धातुएं आपको यहाँ पर दिखाई देती हैं। क्लियर हो गई। अब हम लोग बात करते हैं किसके, व्यापार के भांति। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे कि अगर कम जो है क्या कहते हैं कि शिल्प और उद्योगों का विकास हो रहा है तभी होगा जब व्यापार वाणिज्य हो। तो एक क्रम है कि हम लोग चर्चा करेंगे कि व्यापार और वाणिज्य के, व्यापार एवं वाणिज्य। क्या इन दोनों में अंतर होता है, व्यापार और वाणिज्य? देखने से एक ही साथ लगते हैं, है ना, ट्रेड एंड कॉमर्स। जी हाँ, एक जैसी आपको शब्दावलियां जरूर लगती हैं, लेकिन व्यापार का विशेष रूप से मतलब ये होता है कि व्यापार वस्तुओं का लेन देन होता है, वो बिना मुद्रा के भी हो सकता है, मुद्रा के भी हो सकता है। और वाणिज्य का मतलब ये होता है कि स्पेशली आप चाहते हैं कि उस व्यापार का जो पेमेंट हो वह बहुमूल्य धातुओं में हो, सोने चांदी इत्यादि में हो, है ना। वो वाणिज्यवाद की अवधारणा कभी आपको डिटेल बता दूंगा, यहाँ जानिए केवल शब्द आया इसलिए हमने आपको बता दिया। अब आइए इस व्यापार वाणिज्य की संरचना को हम लोग दो स्तर पे देखते हैं। पहले देखते हैं आंतरिक स्तर पे। एकदम सोचते चले जाइए, आंतरिक स्तर पे जो भी व्यापार होगा इसमें आप देखेंगे कि जो सड़क परिवहन है उसका प्रयोग होगा। सड़कें आज की दृष्टि से तो नहीं बनी थी, लेकिन रोड जरूर रहा होगा, व्यापारिक मार्ग जरूर रहे होंगे, उन्हीं के हिसाब से परिवहन रहा होगा। और आप देखिए विभिन्न स्थलों से आपको बैलगाड़ियों के साक्ष्य मिले हैं, तांबे के बैलगाड़ी के खिलौने मिले हैं, तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि व्यापार वाणिज्य में उसका प्रयोग होता रहा होगा। दूसरी चीज अगर आप देखें, जो वाट माप थे वो प्रचलित थे, मानक थे, 16 के अनुपात में थे। और हमने आपको बताया था अगर याद हो फैक्ट में कि चन्हूदड़ों से हमें वाट माप के बनाए कारखाने मिलते हैं। और मज़ेदार बात है कि वही वाट माप जो है पूरे सिंधु सभ्यता में क्या हुआ कि वो क्या कहते हैं कि प्रयुक्त किया गया। राइट, मौद्रिक नहीं था, वस्तु विनिमय के आधार पर था। मुहरें मिली हैं लेकिन वस्तु विनिमय आंतरिक व्यापार पे होता था। और आपको बताऊं, जैसे हिमालय के क्षेत्र का जो शिलाजीत था ना, वो आपको अगर मान लीजिए सिंधु सभ्यता के अन्य स्थलों से मिल रहा है, या पूरब के देश क्षेत्र का चावल पश्चिम में मिल रहा है, तो इसका मतलब है या केसर हिमालय से था, शिलाजीत था, उसके साक्ष्य आपको हड़प्पा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, अन्य स्थलों से प्राप्त हुए हैं। तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि सर ऐसा लेन देन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ होगा। कालीबंगा क्षेत्र के बने हुए मृदभांड आपको पश्चिमी क्षेत्रों में मिलेंगे। पश्चिमी क्षेत्र से बनी हुई वस्तुएं आपको राजस्थान और पूर्वी क्षेत्र में मिलेंगी। ये प्रमाण ये बताता है कि यह वस्तु विनिमय के आधार पर रहा होगा। अब आइए आपको बताता हूं बाह्य व्यापार कैसा था। बाह्य व्यापार का दोनों तरीके से होते थे। एक तो होता था आपको स्थल परिवहन से, वही अफगानिस्तान होते हुए। और याद करिए कि हमने आपको बताया कि स्थल परिवहन में अफगानिस्तान के दो स्थल से मुंडेगाक और शोरतगुई, वास्तव में ये व्यापारिक स्थल थे। बीच में उनकी अवस्थिति ऐसी थी कि पश्चिम एशिया अगर जाना हो, मध्य एशिया अगर आपको जाना हो, तो मुंडेगाक और शोरतगुई का विकास एक व्यापारिक नगर के रूप में वहाँ से हुआ था। और इसी वजह से क्या कहते हैं कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। तो कभी आपको कथन कारण के रूप में पूछ दिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास का जो व्यापारिक मार्ग हुआ, उसमें मुंडेगाक और शोरतगुई ने क्या किया, एक महत्वपूर्ण स्थल था, विश्राम स्थल था। तो इस बात को आप क्या करेंगे, इस बात को सही मानेंगे। क्लियर है, कथन कारण में पूछा जा सकता था, क्योंकि ये सारी की सारी जो बस्तियां थीं उस समय की पाषाणकालीन जो बस्तियां थीं, वो सारी बस्तियां आप ये कह सकते हैं कि पाषाण ताम्र कह रहे हैं, पाषाण जो आद्य ऐतिहासिक युग की जो बस्तियां थीं, उन बस्तियों जो थी व्यापारिक मार्ग के नेटवर्क से
जो थी वो क्या थी कि जुड़ी हुई थी। क्लियर है। और शोरतुघुई और मुंडीगाक जो था उसका क्या था, एक केंद्र स्थल के रूप में था। श्योर। चलिए, तो ये रहा आपका स्थल परिवहन। अब आइए हम बात करते हैं जल परिवहन के भी साक्ष्य आपको जल परिवहन के जल परिवहन के माध्यम से भी व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं। और स्पेशली इसका जो सबसे बड़ा केंद्र था वो क्या था, लोथल आप कह सकते हैं। और जितने भी आपको बंदरगाह नगर आपको दिखाई देते हैं, जैसे सोत का गेंडोर है, बालाकोट है, सोत का कोह है, मेघम है, भगत राव है, ये सारे जो थे, प्रभास पाटन है, कई सारे आपको पूछे जा सकते हैं कि वो क्या है कि बंदरगाह नगर थे। और इन बंदरगाह नगर का मतलब ही था कि वो व्यापार के लिए प्रयुक्त होते थे। राइट। और एक रोचक बात यह है कि जो लोथल है वहाँ से बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं। और फारस के क्षेत्र से सिंधु घाटी सभ्यता मिली है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल प्राप्त हुए हैं। तो आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि निश्चित रूप से यह व्यापार रहा होगा, मौद्रिक रूप से रहा होगा। फारस की मुद्राएं यहाँ आई होंगी और उसका जो परिणाम है क्या कहते हैं कि वो आपको दिखाई देगा किसमें, अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन बाह्य व्यापार में दिखाई देगा। श्योर। चलिए, अब हम बात करते हैं कि जो इस व्यापार का स्वरूप क्या रहा होगा, क्या आयात निर्यात, कहाँ से, किन स्थलों से आयात निर्यात होता रहा होगा। तो ये एक सूची है जो आपको कहीं भी मिल जाएगी। राइट। और इन सूची को एक बार पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेने की ज़रूरत है। और बाकी अगर हल्का फुल्का एक दो बार आप देख लेंगे तो आ जाएगा। क्या, टिन अफगानिस्तान ईरान एरिया से, तांबा खेतड़ी और बलूचिस्तान एरिया से, चांदी ईरान अफगानिस्तान से, सोना कर्नाटका अफगानिस्तान से, शिलाजीत हिमालय से, सीसा ईरान और अफगानिस्तान से, लाजवर्द मेसोपोटामिया से, नील रत्न या बैदूर्य बदख्शां से, हरित मणि दक्षिण एशिया से। आप ये कहेंगे कि सर एक सांस में आपने सारा बता लिए, हम लोग कैसे याद करेंगे। आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, एक दो बार देखने की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ हमने टिक किया है उसको एक बार देख लीजिए। राइट। तो आप विकल्प जब दिए रहेंगे तो उन विकल्पों को लिख सकते हैं। क्लियर है। और वैसे भी ये जो सेक्शन है ना, वो सेक्शन आपका जीएस मेंस में नहीं है, केवल ऑब्जेक्टिव में है। तो आप ऑब्जेक्टिव चीज़ों को एक दो बार देखेंगे तो जरूर आप। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मेसोपोटामिया के एक शासक सारगोन की हमको सूचना मिलती है, जो कि अपने मिट्टी अभिलेख में, मृदा अभिलेख में बताता है कि उर और उसके अन्य शहरों के जो निवासी हैं वो मेलुहा, मगन और ढिलमुन, तीन शहर नाम रखिएगा, मेलुहा, मगन और ढिलमुन से उन्होंने एक पूरी सूची दी है बकायदे कि इमारती लकड़ी है, कीमती वस्तुएं हैं, है ना, और सूती वस्त्र का नाम तो नहीं है, हाथी दांत की वस्तुएं हैं, इन सारी चीज़ों का निर्यात करते हैं। और आपको बताऊं कि इसमें से मेलुहा का जो पहचान है वो मोहनजोदड़ो से की जाती है। यानी इस जो अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है, इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि मृदा अभिलेख के रूप में भी हमको साक्ष्य मिलता है। क्लियर है। तो आपने क्या देखा कि कृषि देखा, व्यापार वाणिज्य देखा, आंतरिक व्यापार देखा, बाह्य व्यापार देखा, आयात निर्यात का स्वरूप देखा। अब भुगतान संतुलन के बारे में अगर हम चर्चा करें तो हम ये कह सकते हैं कि निस्संदेह यह भुगतान संतुलन सिंधु घाटी या सिंधु लोगों के पक्ष में रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसी भुगतान संतुलन के बल पर उन्होंने उच्च कोटि का नगरीकरण जो है उस नगरीकरण के स्तर को प्राप्त किया। एक रोचक बात और भी बताना चाहूँगा आपको कि अगर आप देखें तो इस नगरीकरण का, अर्थव्यवस्था का नगरीकरण पे प्रभाव कैसे पड़ा, जरा इस बिंदु पे ध्यान देने की जरूरत है। देखो, जब हम सिंधु नगरों के स्वरूप पे चर्चा करते हैं, देखते हैं,
तो इसमें से अधिकांश जो नगर हैं वो आपको नदी घाटियों में हैं। जाहिर सी बात है उनकी अर्थव्यवस्था का इम्पैक्ट इस पे दिखाई दिया। चलो, कुछ ऐसे नगर हैं जो समुद्र के किनारे बसे, एकदम वहां पे देखोगे तो उसके सराउंडिंग में अन्न की कोई बात ही नहीं हो सकती है, जैसे सोत का गेंडोर है, सोत का कोह है, सोत का केंडोर, चलो कोई बात नहीं इसी कलर में देख लो, सोत का गेंडोर, सोत का कोह है, ये समुद्री एरिया में वहां कौन सा कृषि हुआ होगा, कैसे इनका विकास हुआ? जाहिर सी बात है ये व्यापारिक नगर थे और इनका जो विकास हुआ वो व्यापार की वजह से हुआ था, आर्थिक कारणों की वजह से हुआ था। और जैसे ही ये व्यापार डाउन होगा वैसे ही इन शहरों का पतन हो जाएगा। जब सैन्य नगरों का पतन आप विश्लेषित करेंगे तो इन नगरों को आप सबसे पहले पतनवत पाएंगे। इसके अतिरिक्त कुछ नगर उद्योग नगर हैं। वैसे तो ईंट उद्योग आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन चन्हूदड़ो था, हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, ये स्पेशली आज के कह सकते हो कि दिल्ली मुंबई जैसे विकसित केंद्र रहे होंगे, है ना। तकनीक के स्तर पर भले ना हो, लेकिन इन नगरों को हम लोग उद्योग नगर कहते हैं। कुछ नगर ऐसे भी थे जो कि जिनके पास क्या कहते हैं कि कृषि का पृष्ठभूमि भी थी, कृषि की पृष्ठभूमि भी थी और व्यापार भी था, जैसे लोथल था, है ना। तो ये सारे आपको विशुद्ध इकोनॉमिक आधार पर बने थे। यानी सैन्धो नगरीकरण का जो आर्थिक आधार था, जो इकोनॉमिक बेस था, यानी इकोनॉमिक बेस ने सैन्धो नगरीकरण को किस तरह से प्रभावित किया, इस बिंदु को यहां पर मैं बताना चाहता था, राइट। और यहां से कभी भी कथन और कारण संबंधी सवाल पूछे जाएं तो निश्चित रूप से उसे आपको सही करना चाहिए, राइट। हम लोग जब T20 सीरीज लाएंगे, बहुत जल्द ही लाने वाले हैं, और वो आपकी इन्हीं क्लास के इन्हीं अवधारणाओं के आधार पर होगा। जैसे आप ये कतई न कह सके हमने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी है इस श्रृंखला में, चाहे वो अवधारणा के स्तर पर बात हो और चाहे प्रश्नों के रिवीजन के स्तर पर बात हो। आप वहाँ आइएगा और उसको जरूर देखिएगा और सबको प्रेरित भी करिएगा, और फिर आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा वो कॉन्फिडेंस लाजवाब होगा, राइट। तो ये रहा आपका इकोनॉमिक कैसे नगरीकरण को प्रभावित किया होगा। श्योर। आइए, तो कुल मिलाकर के हमने चर्चा किया इंडस इकोनॉमी पे और उसके अर्बनाइजेशन पे। एक और टॉपिक हम लोग टेकअप करते हैं, तिथिक्रम निर्धारण, कि सैन्धो सभ्यता का तिथिक्रम एकदम फैक्चुअल पार्ट है। लेकिन आजकल का जो सवाल है, आजकल के जो पूछने की प्रकृति है यूपीएससी और यूपी पीसीएस में, मेंस के लेवल पे, तो भी मेंस के लेवल पे भी पूछ दिया जा रहा है कि सैन्धो तिथिक्रम पर का काल निर्धारण करें। और जाहिर सी बात है जब तक आपको तथ्य नहीं पता होगा तब तक आप उस प्रश्न को भी आसानी से नहीं लिख पाएंगे, राइट। और प्रीलिम्स में तो पूछा ही जा सकता है, सूची बना करके किया जा सकता है। अब सवाल इस बात का है कि क्या यहाँ रटना जरूरी होगा मेंस लिखने के लिए या फिर पीटी के क्वेश्चन को डालने के लिए, राइट। आइए हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। वास्तव में थोड़ी सी बुद्धि लगाने की जरूरत है। ऐसा जब भी सवाल आएगा ना, तब भी हमेशा सूची में आएगा। अगर इनमें से एक दो तथ्य भी अगर आप जानते रहेंगे तो आसानी से ऐसे प्रश्नों को प्रीलिम्स में हल कर ले जाएंगे, राइट। मेंस में सामान्य अध्ययन के बच्चों से ये पूछा ही नहीं जाएगा, ऑप्शनल के बच्चों से पूछा जाएगा। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि इतिहास की समझ रखिए, प्री, मेंस, ऑप्शनल, जीएस, ये तो कमीशन का विभाजन है कि सिलेबस में क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा, लेकिन किसी विषय के समझने के लिए ये विभाजन उचित नहीं है। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं। वास्तव में सबसे जानने की जरूरत है कि इस तिथिक्रम निर्धारण कैसे किया जा सकता है। कई पद्धतियां होती हैं, जैसे एक तो सबसे पहले आपने सुनना है कार्बन डेटिंग। C14 के हिसाब से जिन चीज़ों में कार्बन रहता है उन चीज़ों में आप कार्बन डेटिंग कर सकते हैं। प्रायः विकासशील देशों में कार्बन डेटिंग ही फेमस है, लेकिन इससे जो डेटिंग होती है कम से कम 10% का प्लस माइनस हो सकता है। ये आपकी समस्या नहीं है, ये इतिहास
साइंटिफिक जो विधियां हैं उनकी समस्या है। लेकिन कार्बन डेटिंग को हम लोग स्पेशली यूज़ करते हैं, खास करके 50,000 ईसा पूर्व तक की पुरानी चीज़ों के लिए। 50,000 वर्ष अगर पुरानी चीज़ है, कार्बन डेटिंग है, उसमें कार्बन है, तो हम उसके आधार पर लगा सकते हैं। इसके बाद हम ऑक्सीजन डेटिंग, फ्लोरीन डेटिंग, इनका भी प्रयोग करते हैं, लेकिन चूंकि खर्चीली है तो ये विकसित राष्ट्र ही करते हैं। ये मान के चलिए कि इसकी परंपरा कम ही है, ज़्यादा प्रयुक्त नहीं होती है। 50,000 से पुराने चीज़ों के लिए हम लोग यूरेनियम डेटिंग भी करते हैं। तो एक अवधारणा तो आप जानते रहिए कि इन वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से हम लोग किसी पुरानी सभ्यता या जो कोई आपका संस्मारक मिला है उसके माध्यम उसके तिथि का हम निर्धारण करते हैं, राइट। एक तो पहला कॉन्सेप्ट ये ध्यान में रखिए। और जाहिर सी बात है, सिंधु सभ्यता के पुरातात्विक स्थलों के आधार पर, प्राप्त वस्तुओं के आधार पर इतिहासकारों ने इसके तिथि निर्धारण का प्रयास किया है। और सबसे पहला जो प्रयास था वो हमने आपको यहाँ पहला लिखा हुआ है, इसलिए कभी एग्जामिनर बनाएगा तो ये जॉन मार्शल साहब जरूर रहेंगे। इन्होंने नामकरण भी सिंधु सभ्यता का दिया था, और दूसरा ये कि 3250 से 2750 दिया था। चूंकि पहले थे तो यह अपने आप में भी ये प्रश्न पूछ सकता है कि सिंधु सभ्यता के काल निर्धारण का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, तो जॉन मार्शल का नाम आ जाएगा। और जब भी टेबल मिलाने में रहेगा तो आप जानते रहिएगा। उसके अलावा कुछ लोगों का अगर आप जानते रहें, जैसे मार्टिन व्हीलर का है 2500 से 1500 ईसा पूर्व, लगभग इनकी बात को हम लोग मान लेते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो कालक्रम है वो सबसे ज़्यादा इन्हीं का है। इसके अतिरिक्त सबसे पुरानी सभ्यता माधव स्वरूप वत्स ने बनाई 3500 से 2700 ईसा पूर्व। विश्वास करिए, इन्हीं 3 फैक्टों के हिसाब से अगर आप जाएंगे ना तो बहुत आराम से पकड़ ले जाएंगे। इसके अतिरिक्त थोड़ा सा फेयर सर्विस को जान लीजिए 2000 से 1500 ईसा पूर्व। अगर 1, 2, 3 फैक्ट भी अगर आप ध्यान में रखे रहेंगे, अगर इतना ही ध्यान में रखेंगे कि व्हीलर साहब का सबसे ज़्यादा एग्जैक्ट है 2500 से 1500, मार्शल को जानते रहिए 3250 से 2750, और माधव स्वरूप वत्स ने सबसे पुराना बताया 3500 से 2700। विश्वास करिए, इन्हीं तीनों फैक्ट से प्रीलिम्स के प्रश्न निकाले जा सकते हैं, और मेंस में भी आप लिख सकते हैं। जो बातें हमने कहा उसी को आप क्या करेंगे कि उस पर लिख देंगे, और लास्ट में लिख देंगे कि मोटे तौर पर इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो क्या कहते हैं टाइम पीरियड है वो 2500 से 1500 के आसपास माना जाता है। एक आम सहमति इस पे है। क्लियर है? क्योंकि मेंस में बहुत ज़्यादा तथ्यों की ज़रूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट डाल देने की ज़रूरत है, राइट। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी क्रम में कल हम लोग सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था हमने आज पढ़ा, कल हम लोग पॉलिटिकल और कल्चरल एस्पेक्ट को भी देखेंगे, राइट। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए इस सीरीज के साथ।